हेलो स्टूडेंट, हमारा कोर्स चल रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 16 और टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट, वन ऑफ द डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर है। मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर टुडे। अब सबसे पहले ब्रीफ कर लेते हैं व्हाट आर द वेरियस डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स विद अस। अब सबसे पहला डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट। आपको पता है इफ स्टेटमेंट क्या करती है, सिर्फ ट्रू पार्ट को हैंडल करती है किसी भी कंडीशन के। तो ये लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था इफ एल्स स्टेटमेंट। आपको पता है इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है, किसी भी कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों पार्ट को हैंडल करती है। ये भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम मेनली पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और इसको कई बार एल्स इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और अपकमिंग लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे एल्स इफ लैडर और स्विच केस स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। अब आज का टॉपिक दैट इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ब्रीफ पहले पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, it is always allowed to define any if statement or if else statement inside another if block or else block। तो अब तक हमने सिर्फ if block और else block के बारे में जाना। if block क्या होता है, if कंडीशन के बाद जो ब्लॉक होता है पेयर ऑफ ब्रेसेस होता है उसको if block कहते हैं, और जो else के बाद पेयर ऑफ ब्रेसेस होता है उसको आप else block कहते हैं। अब आप उस if block और else block में फर्दर आप if statement और if else statement भी यूज कर सकते हैं। मतलब if के अंदर दोबारा if या else के अंदर दोबारा if else, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बारे में आगे जब एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा समय आएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि वी कैन डिफाइन एनी इफ एल्स स्टेटमेंट इनटू अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट एज वेल। अब इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इस कंसेप्ट को हम डिटेल में थोड़ी देर में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है किसी भी इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक में फर्दर आप इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके सिंटैक्स के साथ। सबसे पहले आपका आया इफ और कंडीशन 1 में, ऑब्वियसली यहाँ काफी कंडीशन है इसलिए मैंने नाम दे दिया कंडीशन 1। उसके बाद लगता है पेयर ऑफ ब्रेसेस। तो इफ ब्लॉक के बाद जो पेयर ऑफ ब्रेसेस लगता है आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, इफ ब्लॉक। क्लियर हो गया। तो इफ कंडीशन के बाद जो भी पेयर ऑफ ब्रेसेस आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज इफ ब्लॉक। अब इस इफ ब्लॉक के अंदर आप फर्दर इफ एल्स भी लगा सकते हैं। तो मैंने एक और इफ एल्स यूज किया, तो ऑब्वियसली इफ एल्स यूज करूंगा तो इफ के साथ हमेशा कंडीशन लगती है, इसका नाम मैंने दे दिया कंडीशन 2। तो इफ कंडीशन 2 ब्रेसेस स्टार्ट, उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहें, एल्स ब्रेसेस स्टार्ट, उसके अंदर जितने भी आप कंडीशन लिखना चाहें। आपको पता है पेयर ऑफ ब्रेसेस ऑप्शनल होता है। अगर इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक में सिंगल स्टेटमेंट हो, अगर सिंगल स्टेटमेंट से ज्यादा है तो पेयर ऑफ ब्रेसेस आपको लगाना पड़ता है। तो अब जो ये इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई है इफ ब्लॉक के अंदर, तो आप इसको बोल सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो दिस इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड दिस इफ ब्लॉक। क्लियर हो गया। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब मैंने इस सिंटैक्स में इफ एल्स की पेयरिंग को साफ साफ दिखाने के लिए मैंने कलर कॉम्बिनेशन यूज किया। तो देख सकते हैं यहाँ इफ कंडीशन ब्लैक में है और एल्स भी ब्लैक में है। तो इसका मतलब इस इफ के साथ ये एल्स है और ये आपका ब्राउन कलर में है। ठीक है। अब अगर आपने सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज किया तो ये काम खत्म हो जाएगा। अगर आपने इस इफ के साथ एल्स भी यूज किया है तो एल्स आएगा। दोबारा देखो ब्राउन कलर में लिखा क्योंकि उस इफ के साथ था ये। अब अगेन एल्स ब्लॉक के साथ पेयर ऑफ ब्रेसेस आ सकता है, उसको आप क्या बोलते हैं, एल्स ब्लॉक, वो आपको पता है। उसके अंदर भी आप चाहें तो फर्दर इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो अगेन मैंने एक और इफ एल्स कंडीशन यूज किया, तो दैट्स व्हाई इट इज कंडीशन 3। और साथ साथ मैंने यहां कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन यूज किया है सो दैट आपको पता लग जाएगी इस इफ के साथ ये एल्स है। तो अब ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट आपने अंदर लगाई है इट इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड दिस एल्स ब्लॉक। तो क्लियर हो गया। होपफुली आप कोई डाउट नहीं होगा। समझ आया। मैं फटाफट एक बार ब्रीफ कर देता हूं। तो फर्स्ट इफ था, उसके अंदर कंडीशन 1 थी। अगर वो ट्रू हुई तो कंडीशन 2 इवैल्यूएट होगी। अगर वो ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगी, नहीं तो स्टेटमेंट 2 चलेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर कंडीशन 1 फॉल्स हुई तो उसका एल्स ब्लॉक ये है। तो एल्स ब्लॉक के अंदर फिर एक कंडीशन लगा रखी है कंडीशन 3, तो वो दोबारा चेक होगी। अगर कंडीशन 3 ट्रू होगी तो ये इफ ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो ये वाला एल्स ब्लॉक चलेगा। होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा इस बात को। अभी आपने देखा एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक के अंदर आपने दोबारा इफ लगा दिया, उसमें कंडीशन 3 थी, उसके बाद इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक आपने लगा दिया। तो होपफुली यहां इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी एल्स के अंदर इफ आ जाए, मतलब एल्स के साथ इफ कंडीशन आ जाए, तो आप उसको कंबाइन करके एल्स इफ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एल्स इफ। तो ये जरूरत नहीं है आपको 3 लाइनों में लिखना, आप डायरेक्टली उसको एल्स इफ भी लिख सकते हो और कंडीशन 3 एज इट इज पड़ी रहेगी और बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज पड़ी रहेंगी। तो बाकी स्टेटमेंट में मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस
तो आपने एल्स और इफ को मिला के एल्सिफ लिख दिया। तो अगर आपको कभी एल्स ब्लॉक के अंदर इफ कंडीशन दोबारा मिले तो आप उसको एल्सिफ कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रीडेबल हो जाता है, वो आपकी मर्जी है अगर आपने कंबाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, बात आई बात समझ में? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। तो कुछ नया कंसेप्ट नहीं है एल्सिफ, बस 3 स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल स्टेटमेंट बना रखी है। तो दैट्स योर चॉइस कि आप इसको करना चाहें या ना करना चाहें। तो होपफुली अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर को आप एल्सिफ स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं। तो लंबा चौड़ा कुछ कंसेप्ट नहीं बताया, अगर एल्स के अंदर इफ आ जाए तो आप उसको कंबाइन करके सिंगल स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। मैंने जस्ट कलर अलग अलग इसलिए रखा है इनका कि आपको पता लग जाए कि एल्स कौन सा है और इफ कौन सा है। तो बट ऑब्वियसली जब लिखेंगे तो एक ही कलर होगा इसका। अब नेक्स्ट है फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर से पहले आएंगी उनको सबको आप एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आएगा फर्स्ट इफ, उसके अंदर आएगी कंडीशन 1। ऑब्वियसली या तो कंडीशन 1 ट्रू होगी या फॉल्स होगी, वो आपको पता है। अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो आपको पता है इफ ब्लॉक चलता है। अब हो सकता है इफ ब्लॉक के अंदर दोबारा इफ एल्स हो तो दोबारा आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कंडीशन 2 है, तो ये कंडीशन 2 जो है अगेन या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर ये ट्रू होगी तो आपको पता है इसके अंदर इफ ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो आपको पता है इसके अंदर एल्स ब्लॉक चलेगा। हो सकता है इसके अंदर भी इफ एल्स हो तो दोबारा एक कंडीशन चेक हो जाएगी, वो आपकी मर्जी है। अब सिमिलरली आपको पता है जब कंडीशन 1 फॉल्स होगी तो आपका उसका एल्स ब्लॉक चलेगा। बट मैं मान के चल रहा हूं कि उसके अंदर भी एक फर्दर कंडीशन है कंडीशन 3। तो अगेन कंडीशन 3 इवैल्यूएट होगी, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर वो ट्रू होगी तो ऑब्वियसली उसका इफ ब्लॉक चलाएगा, और अगर वो फॉल्स होगी तो उसका एल्स ब्लॉक चलाएगा। तो इन कंडीशंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 चेक होगी, और वो ट्रू है तो इफ ब्लॉक, नहीं तो एल्स ब्लॉक। कंडीशन 1 फॉल्स है तो उसके अंदर भी एक कंडीशन और दे रखी है, तो इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक। हो सकता है और भी फर्दर कंडीशंस चेक करनी पड़ जाए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब आपको पता है तो कंडीशन 1 ट्रू होगी या फॉल्स होगी। आपको पता अगर ट्रू होगी तो ये फर्दर पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। दोनों में से एक पार्ट चलेगा, दोनों पार्ट ऑब्वियसली नहीं चलेंगे। अब फाइनली इन इफ एल्स ब्लॉक्स के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट्स कौन सी चलेंगी? जो स्टेटमेंट आपकी नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर के बाद की स्टेटमेंट है। तो होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। फाइनली उसके बाद प्रोग्राम जाएगा एंड पे। तो इस तरीके से आपने ये समझना है। होपफुली समझ आ गया होगा फ्लो चार्ट। अब थोड़ा ये मुश्किल जरूर लग रहा होगा फ्लो चार्ट, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब आप प्रोग्राम समझेंगे तो आपको काफी आसान लगेगा। तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट में क्लियर करना चाहता हूं। मैक्सिमम बच्चों का कंसेप्ट अच्छा नहीं होता या क्लियर नहीं होता, दैट इज कंसेप्ट ऑफ चेकिंग लीप ईयर। अब मैक्सिमम बच्चे लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, होपफुली आपको भी ये पता हो। काफी बच्चे सोचते हैं कि अगर जो ईयर है अगर वो डिवाइजिबल बाय 4 हो जाए, मतलब 4 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलते हैं वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चों को यही पता है कि अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होता है, नहीं तो नहीं होता। अब ये कंसेप्ट जो है ये पूरा नहीं है, हाफ कंसेप्ट है। आज मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं सो दैट फ्यूचर में आप कभी लीप ईयर चेक करने में कोई दिक्कत ना करें। तो ये कंसेप्ट है गलत। अब इसका कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ईयर जो है वो सेंचुरी ईयर है क्या। सेंचुरी ईयर होता है ऐसा ईयर जो 100 साल के बाद आता है। 100 साल के बाद कैसे? जैसे 2000, उसके बाद 2100, उसके बाद 2200। तो आप खास बात देख सकते हैं जो 100 साल के बाद आ रहा है, लास्ट में 2 जीरोस तो पाएंगी। तो ये बात है। तो अगर ऐसा कोई सेंचुरी ईयर हो तो आप डिवाइड करते हैं 400 से। आई बात समझ में? तो अगर आपका जो ईयर है वो सेंचुरी ईयर है, मतलब 100 साल के बाद आ रहा है, मतलब लास्ट में 2 जीरो हैं, तो आप डिवाइड करोगे 400 से, नहीं तो डिवाइड करोगे 4 से। ये है कंप्लीट कंसेप्ट टू चेक लीप ईयर और नॉट। तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा। तो सिर्फ 4 से डिवाइड नहीं करते, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो आप 400 से डिवाइड करते हो, नहीं तो 4 से डिवाइड करते हो। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। मैं प्रोग्राम को समझाने से पहले आपको ये कंसेप्ट कराना चाह रहा था। तो होपफुली अब आपको लीप ईयर का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। तो सेंचुरी ईयर्स को, ये जो सेंचुरी ईयर्स हैं इनको 400 से डिवाइड करते हो, और जो सिंपल ईयर होता है उनको 4 से डिवाइड करते हो। तो जब प्रोग्राम लिखोगे तो सबसे पहले आपको यही चेक करना पड़ता है कि मेरा जो ईयर है वो सेंचुरी ईयर है क्या। अब ध्यान से देखिएगा, अब करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले कमेंट आया, प्रोग्राम टू चेक एंटर्ड ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो आपको पता कमेंट के क्या फायदे हैं। ऑब्वियसली इससे रीडेबिलिटी बढ़ गई प्रोग्राम की। ये स्टेटमेंट आपको पता है इसलिए मैंने 1 गो में लिख दी। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड पोनियो डॉट एच, वर्ड मेन,
पैरेंथेसिस खाली, उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट, इंट ईयर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया ईयर नाम का। क्लियर स्क्रीन आपको पता है क्या करता है, प्रिंट एफ, आपको एक स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट किया आपने, एंटर द ईयर मैसेज प्रिंट किया और स्कैन एफ से आपने रीड कर लिया, तो ये आपकी आउटपुट करता है और ये आपकी इनपुट करता है। होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो आपने ईयर एंटर किया है वो सेंचुरी ईयर है क्या। सेंचुरी ईयर का मतलब वो 100 साल के बाद आता है क्या, 100 साल के बाद का मतलब लास्ट में 2 जीरोस है क्या, तो लास्ट में 2 जीरो चेक करने के लिए चेक कर लो वो 100 से डिवाइड होता है क्या। तो मैंने एक इफ कंडीशन लगाई, इफ ईयर को मॉडुलो डिवाइड किया 100 से और वो चेक किया 0 आया क्या, मतलब लास्ट में 2 जीरोस है क्या उसको, तो टू चेक सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर चेक हो गया। अब जैसे ही आपने सेंचुरी ईयर इसको चेक किया, अगर ये बात सच हुई, मतलब अगर वो सेंचुरी ईयर हुआ, तो आपको पता है अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप इफ ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। तो इफ ब्लॉक स्टार्ट होगा, तो ये मैंने पेयर ऑफ ब्रेसेस यूज किया है। उसके बाद इसके अंदर मैं फर्दर कंडीशन चेक करूंगा। ऑब्वियसली ये सेंचुरी ईयर आप चेक कर चुके हो, हाँ हो चुकी है। अब इसके अंदर अगर ये सेंचुरी ईयर हुआ तो चेक करूंगा कि ईयर जो है वो 400 से डिवाइड होता है क्या। तो अगर वो 400 से भी डिवाइड होता है, इसका मतलब वो एक लीप ईयर है। मैंने प्रिंट कर दिया परसेंटाइल डी, ईयर इज ए लीप ईयर, और ऑब्वियसली जैसे ही परसेंटाइल डी आएगा तो उसकी जगह ये आर्गुमेंट की वैल्यू रिप्लेस होगी, बाकी एज इट इज प्रिंट होगा। तो एक तरह से अगर आपने 2000 एंटर किया था तो प्रिंट हो जाएगा 2000 ईयर इज ए लीप ईयर, तो वो आपकी मर्जी है। ऑब्वियसली अगर सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हुआ तो आप बोलेंगे ये लीप ईयर है, अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब है एल्स ब्लॉक, तो आप प्रिंट कर देंगे कि ईयर इज एन नॉट ए लीप ईयर। होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे सेंचुरी ईयर, तो अगर सेंचुरी ईयर है तो हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर वो भी ठीक हुआ तो हम बोल देंगे लीप ईयर, नहीं ठीक हुआ तो बोल देंगे नॉट ए लीप ईयर। बट अगर फर्स्ट कंडीशन ही गलत हुई, मतलब अगर वो सेंचुरी ईयर है ही नहीं, तो अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो आपको पता है इफ ब्लॉक का झूठ पार्ट कौन हैंडल करता है, एल्स ब्लॉक। तो स्टार्ट करें, तो उसका एल्स ब्लॉक, तो एल्स का मतलब है नॉट ए सेंचुरी ईयर, कंडीशन 1 फॉल्स होगी। अब आपको पता लग गया जो मेरा ईयर है वो आपका सेंचुरी ईयर नहीं है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे मेरा जो ईयर है वो 4 से डिवाइड होता कि नहीं, ये बात ध्यान रखिए। तो 4 से डिवाइड होता कि नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो सेंचुरी ईयर नहीं है, तो सेंचुरी ईयर अगर ना हो तो आप उसको 4 से डिवाइड करते हैं, ये आपको पता है। तो अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आप बोल देंगे लीप ईयर है, अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो आप बोल देंगे नॉट ए लीप ईयर। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। तो इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक समझ में आ गया है। अब ऑब्वियसली आपका इफ एल्स खत्म हो चुका है, नेक्स्ट होता है गेट से स्टेटमेंट और लास्टली क्लोजिंग ब्रेसेस। तो होपफुली ये समझ में आ गया। अब कई बार आपको मैंने बताया था जब भी एल्स के अंदर इफ आ जाए, तो ये बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी एल्स के अंदर इफ आ जाए तो आप उसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं एल्स इफ। तो आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके सिंगल बना सकते हैं, मैंने बता चुका हूं आपको, मैं इसको बोलते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। तो अगर कभी एल्स के अंदर इफ आ जाए तो इट कैन बी कंबाइंड इन ए सिंगल लाइन। तो आपकी मर्जी है, करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट देख लीजिए, प्रिंट एफ, एल्स, प्रिंट एफ, ब्रेसेस, क्लोज, गेट सी, सब कुछ सेम रहा। बस अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ ये 3 लाइनें बदल गई। ऑब्वियसली अगर ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है वहां पे तो क्लोजिंग ब्रेसेस भी नहीं होगी, तो यहाँ क्लोजिंग ब्रेसेस एब्सेंट है एक एक्स्ट्रा। होपफुली ये बात अब अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि लीप ईयर होता क्या है, लीप ईयर चेक कैसे करते हैं। मैक्सिमम बच्चों को गलत कंसेप्ट पता होता है लीप ईयर चेक करने का। तो लीप ईयर क्या होता है, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो आप 400 से डिवाइड करेंगे, अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब आज का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, होपफुली समझ आ गया होगा। स्टिल कोई पॉइंट आउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। अब मैं कुछ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम आपको दे रहा हूं जिससे आप एनफ प्रैक्टिस कर सके। लास्ट लेक्चर में मैंने 10 प्रोग्राम आपको दिए थे, तो होपफुली आपने वो प्रैक्टिस किए होंगे, अगर नहीं किए तो कर लो और जितने ज्यादा डाउट हो सके पूछ लो, ठीक है। अब मैं कुछ प्रोग्राम और आपको दे रहा हूं, होपफुली अब आप इनको भी करेंगे। तो 11th प्रोग्राम है, 10 प्रोग्राम मैं पहले दे चुका हूं। तो राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने लार्जर अमंग 2 नंबर्स फाइंड आउट किया था, यहाँ लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर आपने निकालना है। उसके बाद है लार्जेस्ट अमंग 4 नंबर्स, उसके बाद है स्मॉलेस्ट अमंग 3 नंबर्स, उसके बाद है स्मॉलेस्ट अमंग 4 नंबर्स। तो जितने ज्यादा नंबर्स के बीच में आप स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट निकाल लेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो फिलहाल के लिए आप इसमें नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर यूज करेंगे, बट लेटर स्टेजेस पे मैं इसका आसान तरीका आपको बताऊंगा, फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे। उसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। होपफुली आप चेक कर सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11 और नॉट। तो 5 और 11 दोनों से डिवाइड होता है क्या, ये आपने चेक करना है। उसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ अल्फाबेट चेक करने के लिए आपको दिया था, बट अब आपको चेक करना है कि जो कैरेक्टर आपने एंटर कराया है वो अल्फाबेट है, डिजिट है या स्पेशल कैरेक्टर है। होपफुली आप कर पाएंगे। अगर नहीं आ रहा समझ में तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, स्केलेंस और आइसोसेलेस। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, स्केलेंस होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, और आइसोसेलेस होती है जिनकी दो साइड इक्वल हो। तो होपफुली आप ये चेक कर पाएंगे। स्टिल कोई पॉइंट आउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। लास्ट प्रोग्राम आज का, राइट ए प्रोग्राम टू सिलेक्ट ए बास्केटबॉल टीम प्लेयर। मैंने एक बास्केटबॉल टीम का प्लेयर चुनना है, उसका कंस्ट्रेंट क्या है, या तो वो 5.5 फीट का बॉय होना चाहिए या 5 फीट की गर्ल होनी चाहिए। तो ये आपने कंडीशन चेक करनी है। तो होपफुली आप ये प्रोग्राम कर पाएंगे। जिसको भी इन प्रोग्राम्स में कहीं भी दिक्कत आ रही है, प्रोग्राम रन करके देखिए। अगर दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिए, जहां भी डाउट है, मान लो लिखना ही नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो होपफुली आप इन प्रोग्राम्स को कॉन्फिडेंटली लिख पाएंगे अगर आपको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर होगा। स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स। और स्टार्ट डिस्कसिंग योर मैक्सिमम डाउट। प्लीज 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 जितने ज्यादा डाउट हो सके उतने ज्यादा डाउट पूछिए और डिस्कस कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली बैठ जाइए। तो जितने ज्यादा प्रोग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे। और सी प्रोग्रामिंग जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, फर्दर C++ उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और ऑब्वियसली C++ अच्छी होगी तो आप जावा पाइथन में काफी कंफर्टेबल रहेंगे। तो सी लैंग्वेज इज द बेस ऑफ ईच एंड एवरी अदर लैंग्वेज। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए, आप लॉजिक बनाने आ गए, प्रोग्राम बनाने आ गए, काफी आसान लगेंगे आपको फर्दर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए और प्रोग्राम को लिखने का ट्राई कीजिए। जहां दिक्कत लगे पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले प्रोग्राम लिखने की ट्राई कीजिए, उसको रन कीजिए। अगर वो रन नहीं होता, कहीं भी डाउट आता है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू।